नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस रेलवे महाकुंभ की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि कैसे हमारे संविधान सभा का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन का आगमन होता है दोस्तों, और कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन की जाती है और गठन होने के बाद 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों का चुनाव कराई जाती है, क्योंकि दोस्तों 93 सदस्य जो देशी रियासत के से उसके सदस्यों का कैबिनेट मिशन के अनुसार मनोनीत किया जाना था। तो बाकी दोस्तों जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के से और 292 ब्रिटिश प्रांत के, तो 292 प्लस 4 296 सदस्यों का चुनाव होना था दोस्तों। जुलाई दोस्तों 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का दोस्तों चुनाव कराई जाती है और चुनाव का जो परिणाम आता है दोस्तों वो काफी आश्चर्यजनक आता है, जो ना तो कांग्रेस को इस तरह की चुनाव परिणाम की उम्मीद थी और ना ही दोस्तों मुस्लिम लीग को। दोनों में से किसी को इस तरह के चुनाव परिणाम आने का उम्मीद नहीं था। मुस्लिम लीग को लग रहा था दोस्तों कि उसे कांग्रेस कड़ा टक्कर देने वाली, और कांग्रेस को लग रहा था दोस्तों मुस्लिम लीग उसे कड़ा टक्कर देगी। जबकि दोस्तों परिणाम कैसा आता है, एक तरफा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ आता है दोस्तों, और 296 में से 208 सीट कांग्रेस जीत जाती है और मुस्लिम लीग को सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 73 सीट ही मिल पाता है और 15 अन्य सदस्यों को मिलती है दोस्तों। तो सीटों की संख्या जैसे ही कम मिलती है दोस्तों, तो मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा को बहिष्कार करने का, मुस्लिम लीग के द्वारा दोस्तों संविधान सभा को बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया जाता है और उसके द्वारा यह तय किया जाता है कि हमें जो है वो संविधान मंजूर नहीं है, हमारा तो एक पृथक राष्ट्र होगा, वहां की एक पृथक संविधान सभा होगी जिसके द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो क्या करता है दोस्तों, मुस्लिम लीग जो है वो डायरेक्ट संविधान सभा का क्या करता है, बहिष्कार करता है और वो कहता है कि हम इस संविधान को स्वीकार नहीं करते, हम इस संविधान को बहिष्कार करते हैं, हमें यह संविधान सभा मंजूर नहीं है, हम एक सेपरेट देश चाहते हैं, हमारा एक अलग देश दे दीजिए, वहां हम खुद एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे और हम अपना खुद का संविधान लिखेंगे। यह वक्तव्य किसका रहता है दोस्तों, मुस्लिम लीग की और जिन्ना की दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हम लोगों ने अभी देखा दोस्तों मुस्लिम लीग ने जब दोस्तों सीटों की संख्या कम आती है, मुस्लिम लीग क्या था दोस्तों, मुस्लिम लीग ने कहा यह संविधान हमें मंजूर नहीं है, हमारा तो एक पृथक राष्ट्र होगा। क्या बोलता है, पृथक राष्ट्र होगा, वहां की एक पृथक संविधान सभा होगी जो हमारे संविधान का निर्माण करेगा। ये दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा मांग की जाती है कि हमें है सेपरेट राष्ट्र की जरूरत है। उसके बाद आगे क्या होता है दोस्तों, तो आगे मुस्लिम लीग जो है दोस्तों अपने बात को मनवाने के लिए देश के कोने कोने पर सांप्रदायिक दंगे कराना स्टार्ट कर देता है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लोगों के बीच लोगों को भड़काया जाता है और हिंदू मुस्लिम की करा के दोस्तों जगह जगह पर दंगे कराए जाते हैं और पूरे के पूरे देश में दोस्तों दहशत का माहौल बना दिया जाता है, जिससे दोस्तों परेशान होकर फाइनली एक सेपरेट राष्ट्र पाकिस्तान की घोषणा दोस्तों कर दी जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मुस्लिम लीग ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे करवाने शुरू कर दिए गए। क्या है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने अपने मांगों को मनवाने के लिए जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे करवाने शुरू कर दिए। यहाँ गए ने लिख दिए। अंततः 3 जून 1947 को, कब दोस्तों, 3 जून 1947 को पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की घोषणा की जाती है, पाकिस्तान की घोषणा कर दी जाती है और फाइनली ये कहा जाता है कि जाओ भाई, आपको यदि सेपरेट राष्ट्र ही चाहिए, उसी से आपको खुशी मिलेगी तो जाइए आप उसी में खुश रहिए। लेकिन ये जो सांप्रदायिक दंगे करा रहे हैं, जो देश में इस तरह का दहशत का माहौल जो बना रहे हैं, लोगों के बीच जो दंगा करवा रहे हैं, लोग एक दूसरे से हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लड़ रहे हैं, इसे बंद कराओ और एक नया राष्ट्र लेकर खुश रहो और देश में अमन शांति बनाए रहने दो। ये दोस्तों फाइनली तय होता है और 3 जून 1947 को पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की दोस्तों घोषणा कर दी जाती है दोस्तों। आगे दोस्तों
3 जून जब 1947 को पाकिस्तान की घोषणा कर दी जाती है तो दोस्तों तय है कि हमारे संविधान सभा का भी विभाजन होना है, क्योंकि अभी तक जो संविधान सभा में जो सदस्य था दोस्तों वो पूरे देश से चुनकर आए थे, और अब देश के कुछ हिस्से में से एक नया सेपरेट राष्ट्र बना दिया गया, पाकिस्तान बना दिया गया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उसके सदस्यों की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि वो सदस्य जो अब पाकिस्तान वाले क्षेत्र से चुन कर आता है वो तो पाकिस्तान की तरफ चल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमारे संविधान सभा में भी सदस्यों की संख्या दोस्तों उसमें भी गिरावट आई, उसमें भी कमी आई। शुरू में दोस्तों हमने पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की घोषणा होती है उसके बाद दोस्तों हमारे संविधान सभा का भी विभाजन कर दी जाती है, और हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर दोस्तों 299 रह जाती है। तो कई बार एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आया कि बताइए भारत संविधान का पुनर्गठन करने के बाद संविधान में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई थी। तो ऐसे परिस्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 299 रह जाएगा। कितना दोस्तों, 299। या दोस्तों कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो जाता है तो उसके बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह जाती है। तो वहां भी आंसर आपका दोस्तों 299 रह जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं 26 जुलाई 1947 को, कब दोस्तों, 26 जुलाई 1947 को संविधान सभा का विभाजन हो गया और भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितना रह गई दोस्तों, 299 हो गई दोस्तों। और एक क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में आता है कि बताइए भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था। तो आपको याद रखना है दोस्तों, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। यहाँ दो क्वेश्चन आपको दोस्तों एकदम 100% क्लियर आंसर रखना है, याद रखो दोस्तों, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक आपको याद रखना है दोस्तों कि भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था। तो वहां आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन। जबकि दोस्तों आपको पूछे कि भारत और पाकिस्तान जो देश का विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था, तो देश का विभाजन पूछेगा दोस्तों आपको आंसर करना है माउंटबेटन योजना। तो संविधान पूछे दोस्तों तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन, और देश का विभाजन पूछे दोस्तों तो वहां हो जाएगा आपका माउंटबेटन। तो याद करना दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं संविधान सभा का कार्य प्रणाली। तो दोस्तों हमारे संविधान सभा के द्वारा अपनी समस्त कार्य प्रणाली का संपादन दोस्तों 12 अधिवेशन के माध्यम से की गई थी। कितना दोस्तों, 12 अधिवेशन के माध्यम से की गई थी तथा 165 बैठकों के माध्यम से संपन्न की गई थी। तो दोस्तों पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि बताइए हमारे संविधान सभा के हमारा जो संविधान सभा का जो बैठक संपन्न हुआ था वो कितने अधिवेशनों में हुआ था। तो अधिवेशन पूछेगा दोस्तों तो आपको आंसर करना 12, और यदि बैठकों की संख्या पूछी जाएगी दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा 165। तो आइए दोस्तों याद रखते हैं संविधान सभा अपनी समस्त कार्य प्रणाली का संपादन 12 अधिवेशन तथा 165 बैठकों के माध्यम से संपन्न की थी। नेक्स्ट दोस्तों आपको एक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारतीय संविधान सभा का पहला बैठक किस तारीख को हुआ था, किस डेट को हुआ था। तो वहां दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। जी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। उसमें दोस्तों भारत के संविधान सभा का जो अस्थायी सभापति दोस्तों चुन ली गई थी। आइए दोस्तों देखते हैं प्रथम बैठक कब हुआ था दोस्तों, तो 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ दोस्तों, तो फ्रांस के तर्ज पर, कहाँ के तर्ज पर, फ्रांस के तर्ज पर संविधान सभा का वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, किसको दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का यो अस्थायी अध्यक्ष तथा फ्रैंक एंथोनी को, किसको दोस्तों, फ्रैंक एंथोनी को यो अस्थायी उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ये क्या है दोस्तों, आइए समझते हैं। तो दोस्तों जब हमारे संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ तो जब सारे के सारे सदस्य उस दिन जुटे, उस दिन जो जिस सदस्यों के द्वारा भाग ली गई, तो पहला सवाल लोगों के सामने यही आया कि आखिर किसी भी
बैठक या किसी भी संगठन का दोस्तों जब उसका सभा का आयोजन होता है तो उसमें कोई ना कोई अध्यक्ष होता है दोस्तों। तो सबसे पहले अध्यक्ष पद के ही चुनाव पर चर्चा हुआ दोस्तों कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो लोगों के द्वारा अलग अलग तर्क दिए गए कि भाई इसे बनाया जाए उसे बनाया जाए। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने जो अपने संविधान सभा का पहला जो अध्यक्ष बनाया दोस्तों, या ये अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों, तो वो किसे बनाया दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और कहाँ के तर्ज पर हमने बनाया दोस्तों? तो फ्रांस के संविधान के तर्ज पर। फ्रांस के संविधान में ये जब फ्रांस के संविधान का निर्माण हो रहा था दोस्तों, तो वहां क्या किया गया था दोस्तों? जब पहला बैठक हुआ था तो उसके द्वारा यही फंडा अपनाया गया था कि पहले दिन है दोस्तों, हमको क्या करना है कि संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य है दोस्तों, सबसे जो बुजुर्ग सदस्य दोस्तों, उसे उन्होंने अपना संविधान सभा का सदस्य मान लिया था। उसके बाद दोस्तों फिर फाइनली बाद में अस्थायी सदस्य की चुनाव कराई जाती है दोस्तों। तो उसी तरह दोस्तों हम लोगों ने भी क्या किया, फ्रांस के उसी तर्ज को उठाकर हम लोगों ने भी अपनी पहली संविधान सभा के बैठकों में सबसे वरिष्ठतम सदस्य जो थे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको हमने अपना संविधान सभा का सदस्य दोस्तों, संविधान सभा का अध्यक्ष दोस्तों घोषित कर दिया, निर्वाचित कर लिया दोस्तों। और ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों, इसके नाम का दोस्तों जो प्रस्ताव रखा था दोस्तों, वो आचार्य कृपलानी के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? आचार्य कृपलानी के द्वारा रखा गया था। ये जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा का यो अस्थायी अध्यक्ष या दोस्तों यो अस्थायी सभापति बोल रहे, एक चीज याद रखना है दोस्तों, संविधान का सभापति पूछे या अध्यक्ष पूछे, दोनों का दोनों आंसर दोस्तों सेम ही होने वाला है दोस्तों। तो संविधान सभा का यो अस्थायी अध्यक्ष या संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोनों ही परिस्थिति में आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके नाम का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था दोस्तों? तो आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा रखा गया था। कहाँ के तर्ज पर? तो फ्रांस के संविधान के तर्ज पर दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, फ्रांस के तर्ज पर संविधान सभा का वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का यो अस्थायी अध्यक्ष तथा फ्रैंक एंथोनी को यो अस्थायी उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जब दोस्तों यो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तो उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि भाई हम काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, काफी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हमारे द्वारा कार्य जो काम काज है उसे संभाला नहीं जा सकता, हमें एक सहयोगी की जरूरत है, इसलिए एक उपाध्यक्ष भी आप नियुक्त कर दीजिए। तो इसलिए दोस्तों एक उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। और किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो फ्रैंक एंथोनी को नियुक्त किया गया दोस्तों। और आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा इसके नाम का प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों। इसीलिए आचार्य कृपलानी को भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों कि भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता किसे कहा जाता है? तो जेबी कृपलानी को। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान सभा के यो अस्थायी अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव जो रखा गया था वो जेबी कृपलानी के ही द्वारा रखा गया था। आइए दोस्तों आगे। नेक्स्ट दोस्तों याद रखना है कि प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या 207 थी, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 10। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि बताइए प्रथम संविधान सभा के प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग ली थी? तो 207 सदस्यों ने भाग ली थी। 207 सदस्यों को भाग लेने का कारण ये था दोस्तों क्योंकि मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का मुस्लिम लीग के द्वारा दोस्तों संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था। और साथ के साथ दोस्तों प्रथम बैठक में देशी रियासतों के द्वारा भी संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था। इसलिए दोस्तों देशी रियासत के भी कोई सदस्य दोस्तों संविधान सभा में प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था दोस्तों, उसके द्वारा भी बहिष्कार किया गया था दोस्तों। तो देशी रियासत और दोस्तों दूसरा क्या याद रखना है, मुस्लिम लीग, ये दोनों के द्वारा संविधान सभा के प्रथम बैठक को बहिष्कार किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि बताइए संविधान सभा के प्रथम बैठक को किसके द्वारा बहिष्कार की गई थी? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों एक मुस्लिम लीग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। देशी रियासतों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग एवं देशी रियासतों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस के द्वारा। तो किसके द्वारा बहिष्कार की गई थी दोस्तों? तो मुस्लिम लीग एवं देशी रियासतों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। इसलिए दोस्तों सदस्यों की संख्या इतनी कम रही थी।
और 207 सदस्यों से में से महिला सदस्यों की संख्या कितनी रही थी दोस्तों? तो 10 महिलाओं के द्वारा भाग ली गई थी दोस्तों। यदि आपको एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि दोस्तों संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वहां आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 15। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या 15 थी दोस्तों, जबकि 15 में से सिर्फ और सिर्फ 10 सदस्य के ही द्वारा दोस्तों प्रथम बैठक में भाग लिया गया था। इसलिए दोस्तों इसको याद रखना। आगे दोस्तों याद रखना। अब नेक्स्ट दोस्तों संविधान सभा का दूसरा बैठक। तो संविधान सभा का दोस्तों दूसरा बैठक जो हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? 10 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अगला बैठक जो हुआ दूसरा, उस दूसरे ही दिन हो गया था दोस्तों, 10 दिसंबर 1946 को। उस दिन क्या क्या काम हुआ दोस्तों? उस दिन 2 काम हुआ। पहला काम यह हुआ दोस्तों कि नियम समिति का गठन किया गया। क्या किया गया दोस्तों? नियम समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और यह संविधान सभा की प्रथम समिति थी। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए संविधान सभा की प्रथम समिति कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नियम समिति। और नियम समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 10 दिसंबर 1946 को। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दूसरा काम क्या हुआ था दोस्तों इस दिन? तो दूसरा काम ये हुआ था कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कैसे चुनाव किया जाए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाए, उस पर भी विचार विमर्श हुआ था दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, इस पर चर्चा हुआ। ये 2 प्रमुख काम है दोस्तों जो दूसरे बैठक में हुआ था। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग तीसरा बैठक। तो तीसरा बैठक कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का तीसरा बैठक कब होता है दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित अर्थात चुन लिया जाता है दोस्तों। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुन लिया जाता है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कौन से डेट को? 11 दिसंबर 1946 को। कौन से बैठक दोस्तों? तो तीसरे बैठक को। आइए दोस्तों, इसके नाम का प्रस्ताव भी दोस्तों आचार्य कृपलानी ने रखा था, और इसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये याद रखना दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया, इसके नाम का भी प्रस्ताव दोस्तों किसके द्वारा रखी गई थी? तो आचार्य कृपलानी के ही द्वारा रखी गई थी। और इसका समर्थन सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये भी दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से काफी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आपको याद रखना। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे काम क्या हुआ दोस्तों? HC मुखर्जी। किसे दोस्तों? HC मुखर्जी तथा VT कृष्णामाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो संविधान सभा का अस्थायी उपाध्यक्ष भी दोस्तों उसी दिन चुन लिया गया था। किसे दोस्तों? HC मुखर्जी को और VT कृष्णामाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित कर लिया था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों आता है 12 दिसंबर 1946, जो उसमें संविधान सभा का चौथा बैठक होता है। तो चौथा बैठक कब होता है दोस्तों? 12 दिसंबर 1946 को। और इसमें क्या होता है दोस्तों? तो उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर विचार विमर्श होती है दोस्तों। तो हमारे जो 12 दिसंबर जो चौथा बैठक होता है दोस्तों संविधान सभा में, तो उसमें यह चर्चा किया जाता है कि हमारा संविधान कैसा होगा, हमारे संविधान का उद्देश्य कैसा होगा, हमारा संविधान किस दिशा में कार्य करेगी, इसके बारे में दोस्तों विचार विमर्श चल रहा था। हमारे संविधान की उद्देशिका के बारे में विचार विमर्श चल रहा था दोस्तों। और हम लोग फाइनली पढ़ते हैं दोस्तों कि 12 के बाद जो आपका 13 तारीख अर्थात 5वां बैठक होगा दोस्तों, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के संविधान का दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, जो बाद में दोस्तों हमारे प्रस्तावना के रूप में कार्य करती है दोस्तों। तो चौथा बैठक में क्या होता है दोस्तों 12 दिसंबर 1946 को? तो उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर विचार विमर्श होता है। तो चौथा बैठक 12 दिसंबर 1946 को इस पर दोस्तों विचार विमर्श होता है, और 13 दिसंबर को उस पर उद्देश्य प्रस्ताव जो है दोस्तों वो संविधान सभा में प्रस्तुत की जाती है दोस्तों। तो उसे पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों अगले
वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल रेलवे हब को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।